जी बेटा, तो अभी मैंने डिस्कस किया हाउ टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान, और अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन जो है वो बोर्ड पर लिखी हुई है और आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी, और इसको डिस्कस करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में स्केच को भी डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी जस्ट मैं डेफिनेशन की बुनियाद पर आपको डिफरेंस भी समझा देता हूँ दोनों के, और दोनों के जो डेफिनेशन में जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जैसे कि मैंने भी आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बताया कि एक साल के अरसे के अंदर इन अ ईयर आपके मुल्क में जितनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं विद इंटरनेशनल कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करेंगे, क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग होती है, उसका जो एनुअल रिकॉर्ड होता है, किन चीज़ों का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स का, उसको हम नाम देते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में दरअसल आप दो चीज़ें देख रहे होते हैं। एक आप ये देखते हैं कि जनाब आपकी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, और वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, और दूसरी तरफ आपके पास होती हैं वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। आप जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, यानी आप उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और आप जो इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट कर रहे हैं उससे आप कितना रेवेन्यू जो है वो आप कितना आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है। गोया एक तरह से ये आपकी रिसिप्ट साइड हो गई और ये आपकी पेमेंट्स साइड हो गई। और याद रखिएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्योंकि दरअसल खुद बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, जो कि मैं स्केच बनाकर आपको बताऊंगा। तो इकोनॉमिस्ट कहता है कि रिसिप्ट्स और पेमेंट्स सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स के रिकॉर्ड किए जाएंगे। और विजिबल आइटम्स हम किनको कहते हैं बेटे? तो वो तमाम आइटम्स के जिनकी रिकॉर्डिंग हम पोर्ट पर करते हैं, चाहे अब वो आप एयरपोर्ट पर करें या सी पोर्ट पर करें। यानी जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंट बनता है, उस डॉक्यूमेंट के बाद उस डॉक्यूमेंट की तमाम जो रिकॉर्डिंग होती है वो पोर्ट पर होती है, फिर वो बैंक्स के पास चली जाती है कि कितना एक्सपोर्ट हुआ एक साल में। और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट बनता है। ये आप पीओसी में पढ़ते भी हैं और आईटीपी में भी पढ़ाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फिल करने के बाद वो तमाम रिकॉर्डिंग्स क्योंकि पोर्ट पर हो रही होती हैं, तो इस वजह से ऐसी रिकॉर्डिंग्स को हम इकोनॉमिक्स में विजिबल आइटम्स कहते हैं। तो इनकी रिकॉर्डिंग पोर्ट पर होती है, सारा डेटा पोर्ट के पास आता है, फिर बैंकिंग सेक्टर के पास चला जाता है। इससे हमें पता चलता है कि एक साल के अरसे में हमारी कितनी एक्सपोर्ट्स हैं और हमारी कितनी इंपोर्ट्स हैं। गोया हम कितना रिसीव कर रहे हैं, कितने हमारा जो है वो यूँ कह लें रेवेन्यू है, और कितना हम पे कर रहे हैं, यानी हमारा कितना एक्सपेंडिचर है। तो अब रिसिप्ट्स का मतलब है इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, स्पेशली डॉलर। तो एक्सपोर्ट से हमारे मुल्क में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, और इंपोर्ट से हमारे फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। तो इसमें इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि तीन केसेस हो सकते हैं। वो तीन केसेस क्या हो सकते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं बीओटी में। रिसिप्ट्स इनफ्लो, अगर पेमेंट्स आउटफ्लो से ज्यादा हैं तो इसका मतलब है आपका ट्रेड अकाउंट क्या है? सरप्लस। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट, बीओटी या ट्रेड अकाउंट आपका सरप्लस में है। अगर रिसिप्ट्स यानी इनफ्लो कम है, पेमेंट्स यानी आउटफ्लो ज्यादा है, डेफिसिट बीओटी अकाउंट। और रिसिप्ट्स इनफ्लो एग्जैक्टली इक्वल है आउटफ्लो के, तो ये हो जाएगा बैलेंस्ड ट्रेड अकाउंट। तो तीन केसेस हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये तमाम के तमाम जस्ट कौन से होंगे?
विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स आपके पास वो गुड्स हो गए जिनकी रिकॉर्डिंग हम पोर्ट पर करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि BOT का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा नेट अर्निंग्स ऑन एक्सपोर्ट्स माइनस नेट पेमेंट्स ऑन इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट से कितनी अर्निंग हो रही है और इंपोर्ट पर कितनी पेमेंट्स आप खर्च कर रहे हैं, शर्त ओनली विजिबल आइटम्स मींस गुड्स, जो कि अभी हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिस्कस की है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो याद रखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड एक पार्ट होता है। दरअसल बैलेंस ऑफ पेमेंट स्केच बनाऊंगा, जस्ट जर्नल बता देता हूं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, इसको रिजर्व्स अकाउंट भी कहते हैं, 3 है बेसिकली। तो ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्केच बनता है। इस करंट अकाउंट में गुड्स होते हैं और सर्विसेज होती हैं। तो ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसका ताल्लुक जस्ट गुड्स से है, क्योंकि ये किसको देखता है, विजिबल आइटम्स को। जबकि सर्विस, कैपिटल और फाइनेंशियल रिजर्व्स का अकाउंट है, इसमें बहुत सारे इनविजिबल आइटम्स भी शामिल होते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, IMF के रिजर्व्स हो गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके हो गए, IMF के साथ आपकी क्या डीलिंग्स हो रही है वो हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, ये सब का सब आपका जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में जस्ट हम विजिबल आइटम्स की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम विजिबल प्लस इनविजिबल, उसके साथ साथ कैश ट्रांसफ़र की भी बात करते हैं, और सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात नहीं हुई, सर्विसेज की भी बात हो गई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो पूरे साल में होती हैं उनकी भी बात हो गई, कैपिटल का कितना इनफ्लो बाहर हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, उसकी भी बात हो गई। तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जस्ट विजिबल आइटम्स की बात नहीं करेगा, बल्कि विजिबल प्लस इनविजिबल, जिसको हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की जितनी भी रिकॉर्डिंग है इंटरनेशनल जो है वो मार्केट्स के साथ या फॉरेन कंट्रीज के साथ, उन सब की बात करेगा। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मींस डोमेस्टिक फॉरेन कंट्रीज के साथ आप जितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फॉरेन करेंसी बाहर से आ रही है, आप फॉरेन करेंसी बाहर भेज रहे हैं, आप लोन ले रहे हैं, आप इमदाद ले रहे हैं, या अगर आप किसी को इत्तफाक से लोन दे रहे हैं और किसी को इमदाद फराहम कर रहे हैं किसी मुल्क को, आपके मुल्क में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आकर कर रहा है, यानी FDI का इनफ्लो हो रहा है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। इसी तरह आप बाहर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। इसी तरह IMF के जो SDRs हैं वो, फिर आप जो लोन पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपके मुल्क में ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, शिपिंग के ज़रिए, इंश्योरेंस के ज़रिए जो पैसा आ रहा है या जो पैसा जा रहा है, उन तमाम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किनके दरमियान, रेजिडेंस ऑफ रिपोर्टिंग कंट्री। अगर मैं पाकिस्तान का BOP निकालता हूं तो रेजिडेंट में हो गया, रिपोर्टिंग कंट्री मेरा पाकिस्तान हो गया, एंड रेजिडेंस ऑफ फॉरेन कंट्री, मिसाल के तौर पर जिन ममालिक के साथ मेरा ट्रेड है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट तमाम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेगा, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सिर्फ किसकी रिकॉर्डिंग करेगा, जो है वो विजिबल आइटम्स की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को आगे हम, क्योंकि फॉर्मूला इसका थोड़ा लेंदी है, तो हम स्केच के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या फॉर्मूला या क्या स्केच बनता है, उनमें क्या क्या आइटम्स शामिल होते हैं, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों अनफेवरेबल है, क्या रीजंस हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो आज की वीडियो को हमने यहीं तक महदूद रखा, जिसमें हमने एक्सपोर्ट्स को बूस्टअप करने के स्टेप्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन,
बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन, उनके दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस किया। अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप ज़रूर पूछिएगा व्हाट्सएप के ग्रुप में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन डिस्कस की और उसके अकाउंट्स की डिटेल्स को डिस्कस किया। अब आते हैं इन डिटेल बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट होता है उसके हवाले से डिस्कशन करते हैं। अक्सर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में सुनते हैं कि भाई जो पाकिस्तान का पेमेंट का या ट्रेड का अकाउंट है वो डेफिसिट में होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो बड़े मसाइल दरपेश होते हैं। अब ये देखते हैं कि ये डेफिसिट अकाउंट होता क्या है, या इस डेफिसिट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जनाब ये जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट है, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं और उन कंपोनेंट्स के अंदर सब कंपोनेंट्स क्या हैं और इनकी ट्रांजैक्शंस किस तरह रिकॉर्ड की जाती हैं। इस हवाले से आज की क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्केच आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। बोर्ड पर मैंने पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्केच बना दिया है। वीडियो के साथ बनाता तो बहुत टाइम कंज्यूम होता, इस वजह से मैंने पहले स्केच ड्रॉ कर दिया ताकि डिस्कशन करने में आसानी हो। तो अगर आप स्केच पर गौर करें तो आपके पास स्केच में बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये स्केच है। इसमें 3 अकाउंट्स हैं बुनियादी तौर पर। पहला अकाउंट आपके पास है करंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट आपके पास है कैपिटल अकाउंट और तीसरा अकाउंट आपके पास है ऑफिशियल फाइनेंसिंग अकाउंट। ये 3 अकाउंट्स हैं जिसमें आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिवाइड हुआ है। तो फर्स्ट हम आज डिस्कस करते हैं करंट अकाउंट के हवाले से। तो करंट अकाउंट मेरे बच्चे 2 हिस्सों में डिवाइड है, विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। अब मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन पढ़ाते वक्त ये बात समझा चुका था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एनुअल रिकॉर्डिंग करता है ट्रांजैक्शंस की, सिर्फ विजिबल गुड्स की। और विजिबल गुड्स में आप लोगों को बता चुका था कि वो तमाम गुड्स के जिनकी रिकॉर्डिंग पोर्ट पर होती है, दे आर कंसिडर्ड एज विजिबल गुड्स। करंट अकाउंट की जो डिटेल है वो आपके सामने लिखी हुई है स्केच के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आप कितने गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में या फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितने गुड्स आप इंटरनेशनल मार्केट से या फॉरेन कंट्रीज से, क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये मर्चेंडाइज की ट्रांजैक्शंस हैं और ये विजिबल ट्रेड होगा, यानी विजिबल गुड्स की ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है। तो इनफ्लो के आगे मैंने प्लस लिखा हुआ है और आउटफ्लो के आगे माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ विजिबल आइटम अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यानी ये प्लस का मतलब है ये आपके कंट्री में क्या हुआ, इनफ्लो हो गया ऑफ फॉरेन करेंसी। ये यहाँ लिखना नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ स्केच। अच्छा जी, फिर आपके पास आउटफ्लो, तो ऑफ कोर्स जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ये आपकी पेमेंट साइड होती है। तो जब आप पे कर रहे होते हैं तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, तो ये हो गया माइनस। तो यहां मैंने लिख दिया आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। अब कितना इनफ्लो हुआ वो प्लस हो जाएगा, कितना आउटफ्लो हुआ वो माइनस हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने ए से डिनोट किया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। गोया यहां तक आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट कंप्लीट हुआ और ये स्केच में किससे डिनोट हो रहा है, ए से डिनोट हो रहा है। लेकिन करंट अकाउंट के अंदर जहां बैलेंस ऑफ ट्रेड है वहीं पर जो है वो विजिबल के साथ साथ इनविजिबल आइटम्स भी शामिल है। तो बाज़ दफ़ा लोग गलती कर जाते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो है वो इन सर्विसेज को भी शामिल कर देते हैं। नहीं, इनविजिबल आइटम्स बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा नहीं है। यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका कंप्लीट हो गया, यहां पर आपकी मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। इससे आप अपने मुल्क के विजिबल ट्रेडिंग की सूरत हाल देख लेंगे कि एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा है तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है, और अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा है तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है और इंपोर्ट्स कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका ट्रेड अकाउंट सरप्लस हो गया। और अगर आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं
तो आपका जो ट्रेड अकाउंट है वो डेफिसिट हो गया, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपका ए का रिजल्ट 0 आ जाएगा, जिसका मतलब है बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आते हैं इनविजिबल आइटम्स की तरफ। तो इनविजिबल आइटम्स को मैंने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है 2 में। करंट अकाउंट के बैलेंस तक इसको स्टॉप करूंगा, फिर कैपिटल पर और वो ऑफिशियल फाइनेंसिंग पर आऊंगा। इनविजिबल आइटम्स में भी अगेन क्रेडिट होगा और डेबिट होगा। अब इनविजिबल आइटम्स जो है वो आपकी सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी आपके पास अगर आप देखें तो उसकी फर्दर जो है वो डिवीजन हुई है, और वो फर्दर डिवीजन क्या है उसके हवाले से डिस्कशन करते हैं। अच्छा जनाब, तो इनविजिबल आइटम्स में भी क्रेडिट है और डेबिट है, सही है जी। तो क्रेडिट यानी रिसिप्ट्स हो गई और डेबिट्स यानी आपकी पेमेंट्स हो गई। जिस तरह ऊपर था एक्सपोर्ट्स में जो है वो इनफ्लो था, तो वो आपकी रिसिप्ट्स हो गई, और इंपोर्ट्स दरअसल आपकी पेमेंट्स हो गई। तो उसको हमने डिवाइड कैसे किया है? हमने डिवाइड किया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जहां आप गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं या फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह आप सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं फॉरेन कंट्रीज को। तो वो सर्विसेज नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं जिनको हम इनविजिबल आइटम्स में शामिल करते हैं। और इसमें भी आप जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर द जो है वो प्रोवाइडर, दैट्स वाई वो आपके पास रिसिप्ट साइट्स पर आ जाती हैं। और अगर आप अपने मुल्क में किसी को फॉर एग्जांपल शिपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहा है, आपके कंट्री के जो है वो एयर रूट्स और वाटर रूट्स को इस्तेमाल कर रहा है, शिपिंग में हम खास तौर पर वाटर रूट्स की ज़्यादा बात करेंगे, वाटर रूट्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब है वो इस्तेमाल करेगा तो वो उसकी पेमेंट करेगा तो वो आपकी रिसिप्ट्स हो जाएंगी। आपकी बैंकिंग को या आपकी कंट्री के इंश्योरेंस को इस्तेमाल कर रहा है, इंश्योर्ड करवा रहा है आपकी कंट्री में आके, या आपकी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर को इस्तेमाल कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर से बेनिफिट्स गेन कर रहा है, सही है। तो ये तमाम की तमाम आपकी रिसिप्ट्स हो जाएंगी। सेविंग्स आगे लोग करवा रहे हैं बैंकिंग में, अपने आप को इंश्योर्ड करवा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ पर अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवा रहे हैं शिपिंग की वजह से या वैसे ही प्रोडक्शन की वजह से, तो ये रिसिप्ट्स हो जाएंगी, गोया ये क्रेडिट साइड पर यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फिर पेमेंट्स इसी तरह आप किसी मुल्क की शिपिंग को, किसी मुल्क के बैंकिंग को या किसी मुल्क की इंश्योरेंस की फैसिलिटीज को इस्तेमाल करते हैं, वाइस वर्सा, तो आप पे कर रहे होंगे तो ये आपके इनविजिबल में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो पेमेंट्स जो है वो आपकी डेबिट हो गई यानी माइनस, और रिसिप्ट्स आपकी क्रेडिट हो गई यानी प्लस। इसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा, इसी के अंदर इनविजिबल का सेकंड पार्ट है क्योंकि ये तमाम इनविजिबल के पार्ट्स हैं, सही है ना। तो अब ये मैं इसको हटा देता हूं, ये पूरा एक पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू कंट्री एंड फ्रॉम अब्रॉड। आप किसी कंट्री में यूनिलैटरल ट्रांसफर कर रहे हैं, वन साइडेड ट्रांजैक्शन हो रही है, या वन साइडेड है ना, मतलब यहां कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही, विदाउट सर्विसेज ही आपको मिल रही है, इसीलिए उसको यूनिलैटरल कहा जाता है। बायलैटरल कब होगा, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूं, आप रिटर्न में मुझे पेमेंट करें, ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है। इसका मतलब है ये वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, विदाउट एनी सर्विसेज आप इन ट्रांसफर्स को करते हैं या इन ट्रांजैक्शंस को करते हैं। तो अगर आप किसी कंट्री को यूनिलैटरल ट्रांसफर कर रहे हैं, सही है ना, तो वो आपकी डेबिट साइड पे हो जाएगा क्योंकि एक तरह से वो आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कह लें या एक्सपेंस कह लें। और अगर आप यूनिलैटरल ट्रांसफर किसी कंट्री से ले रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आपकी क्रेडिट साइड हो जाएगी। अगेन अगर हम यहां पर देखें तो क्रेडिट साइड दरअसल आपकी जो है वो क्या हो गई जनाब, अगर मैं यहां पर लिख दूं तो आपकी क्रेडिट साइड्स बेसिकली आपकी रिसिप्ट्स हो गई, रिसीविंग्स हो गई, सही है ना। अब वो रिसीविंग्स शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस की सूरत में भी हो सकती है, और वो रिसीविंग आपके पास जो है वो यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हो सकती हैं। अच्छा जनाब, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर मैंने आपको बताया जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपको गिफ्ट्स आ रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर जितने भी कंट्रीज है ना, आउटसाइड पाकिस्तान इकोनॉमिक टेरिटरी से जो भी गिफ्ट्स, डोनेशन, रेमिटेंस आ रहा है या और कोई चीज़ आ रही है, इमदाद वगैरह आई है, जिसको आप डोनेशंस ही कह सकते हैं, गिफ्ट्स आ रहे हैं आपको बाहर से, जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो जो पैसा भेज रहे हैं जिसको पर्सनल रेमिटेंस कहा जाता है, तो आपने उनको कोई सर्विसेज नहीं दी है,
वो बाहर से आपको पैसा भेज रहे हैं, वो डोनेशन कर रहे हैं। वो कोरोना की मद में डोनेशन आया, बाहर से जो गिफ्ट्स आते हैं जब आपके मिनिस्टर्स वगैरह फॉरेन टूर्स पर जाते हैं, वो लीगली गवर्नमेंट के खजाने में जाने चाहिए। फॉरेन रेमिटेंस या पर्सनल रेमिटेंस जो बाहर से लोग पाकिस्तान में अपने घर वालों को पैसा भेज रहे हैं, तो ये तमाम की तमाम आपके मुल्क में आ रही हैं। तो अगेन ये किसका पार्ट हो जाएगा? रिसिप्ट साइड यानी क्रेडिट का पार्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी मुल्क को गिफ्ट दे रहे हैं, कोई फॉरेन कंट्री का जो है वो मिनिस्टर या सदर या वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है या दीगर जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, ब्यूरोक्रेसी वगैरह हो गई, अगर वो आ रही हैं तो वो आपके पास आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। अगर आप गिफ्ट्स दे रहे हैं, पाकिस्तान अगर इत्तेफाक से किसी कंट्री को डोनेट कर रहा है, या जो गैर मुल्की पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो अपना रेमिटेंस अपने मुल्क में भेज रहे हैं, पर्सनल रेमिटेंस जो बाहर जा रहा है और जो इंडस्ट्रीज़ का रेमिटेंस जा रहा है, तो वो सब का सब आपकी पेमेंट साइड हो जाएगी। एक तरह से आपके मुल्क से जा रहा है तो उसको हम रख देंगे अपने डेबिट साइड पर। और यानी इसका मतलब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम पहला, यूनिलैटरल ट्रांसफर दूसरा, एंड इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड से आप जो इनकम को अर्न कर रहे हैं या जो है वो फॉरेनर्स यहाँ से अर्न करके जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा। सीधी बात है, आपने पैसा बाहर के सेविंग अकाउंट्स में रखवाया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, या आपकी बाहर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड पाकिस्तान की हुई है, उस पर जो प्रॉफिट आ रहा है, पाकिस्तान ने आउटसाइड पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह परचेज की हुई हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, उन पर जो रेंट आ रहा है, तो ये सब एक तरह से आपके मुल्क में आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, रेंट भी आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तरह से अगेन ये आपकी क्रेडिट साइड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। रिसिप्ट्स हो जाएंगी तो प्लस हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं कि रिसिप्ट्स अगर हो गई तो इट विल बी योर एडिशन, तो ये प्लस हो गया, इसका मतलब ये आपके क्रेडिट साइड पे आ गया। और जब आप पेमेंट्स करेंगे तो ये आपकी कौन सी साइड पर चला जाएगा? माइनस साइड पर। आपके मुल्क में किसी बैंक अकाउंट में लोगों ने सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखवाया हुआ है, फॉरेनर्स ने, फॉरेन कंपनीज ने, या यहाँ पर ज़मीनें वगैरह खरीदी हुई हैं तो उस पर रेंट, और इसी तरह यहाँ पर जो है वो कैपिटल वगैरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की हुई है मल्टीनेशनल कंपनीज ने या लोग जो है वो फॉरेनर्स ने, तो वो तमाम चीज़ें आपके पास प्रॉफिट्स की सूरत में यहाँ पर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, यानी वो लेस हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारी तरफ से उनको पेमेंट्स हैं। तो अब ये तमाम चीज़ें, तीन चीज़ें यहाँ पर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, अगर इनफ्लो है रिसिप्ट्स और आउटफ्लो है तो पेमेंट्स यानी क्रेडिट और डेबिट। सेकंड, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं, अगर दुनिया के किसी मुल्क से गिफ्ट डोनेशंस वगैरह आ रहे हैं तो प्लस हो रहे हैं और हम दे रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं। बाहर से जो इंटरेस्ट की मद में या रेंट की मद में या प्रॉफिट की मद में जो पैसा आ रहा है वो प्लस हो रहा है, जो यहाँ से जा रहा है वो माइनस। इनविजिबल्स आइटम में ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। तो ये तीन चीज़ें जब समरी इन सब में ऐड होकर जो एग्रीगेट प्लस आएगा, जो एग्रीगेट माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस को हम नाम दे देंगे नेट इनविजिबल्स को बी का। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी इसको मैं कह सकता हूं एक तरह से ये नेट विजिबल भी हो सकता है। अगर मैं यहां चाहूं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के ब्रैकेट में लिख दूं नेट विजिबल, यानी विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का नेट है, जिसको मैंने ए से डिनोट किया। नेट इनविजिबल को मैंने किससे डिनोट किया? इसको मैंने बी से डिनोट किया। तो मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस किसके बराबर होगा? ए यानी नेट विजिबल और बी नेट इनविजिबल। और इन इनविजिबल के अंदर आपके पास जो है वो तीन चीजें बेटा शामिल होंगी, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया। सेकंड पार्ट आपके पास है कैपिटल अकाउंट, और थर्ड ऑफिशियल फाइनेंसिंग अकाउंट, जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं।